हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और नीट की तैयारी कैसी चल रही है। जेई के एग्ज़ाम्स तो भी हो गए, एक आधी कुछ शिफ्ट बचा होगा। तो बच्चों, नीट के बच्चों के लिए स्पेशली आज हमारे पास टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। तो अगर आपने 11th का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको लगता है कि हाँ मुझे मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूले याद है और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को मेरे साथ ट्राई करेंगे, है ना। और कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर अगर जेई होता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी वालों को भी ये करना है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट तो स्केलेटन है, इसके बिना तो आपको पता है केमिस्ट्री में कुछ होना नहीं है। तो ये आपको तैयार करना है, भले ही आप सीयूईटी में, फिर कमेंट नहीं करना सीयूईटी के लिए कुछ नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड को हमने मिक्स किया है 0.2 मोल Na3PO4 के साथ में, और आपसे पूछा है कि बेरियम फॉस्फेट यानी Ba3PO4 होल 2 इसके कितने मोल्स बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम है एक बैलेंस्ड इक्वेशन को डिज़ाइन करना। ठीक है, तो बच्चे आपको बोला है बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया है सोडियम फॉस्फेट के साथ, तो यहाँ मैं लिख दूँ बेरियम क्लोराइड, फिर मैं लिख दूँ सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, आंसर क्या है, तो भाई आंसर मेरे पास है सोडियम क्लोराइड और बेरियम फॉस्फेट, और मान लो फॉर्मूला भूल रहे हो तो दे रखा है ना Ba3PO4 होल 2, तो हम कहेंगे ठीक है Ba3PO4 होल 2 प्लस NaCl। ओके, अब स्टोइकियोमेट्री मतलब बैलेंस्ड होनी चाहिए आपकी रिएक्शन, फिर क्वेश्चन होगा नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है बेरियम प्रोडक्ट में तो 3 लग रहे हैं, है ना, तो यहाँ मैं थ्राइस कर देती हूँ। यहाँ थ्राइस करते ही क्लोराइड 6 हो गए, तो यहाँ मैं 6 कर देती हूँ। अब सोडियम 6 हो गए, यहाँ ट्वाइस 3 है, तो यहाँ मैं 3 कर देती हूँ, 2 कर देती हूँ ताकि 6 हो जाए। अब क्या करें, तो भाई स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों, तो हमें लग रहा है कि 3 मोल BaCl2 ले लो, सोडियम फॉस्फेट जो है वो 2 मोल चाहिएगा साथ साथ में, और बेरियम फॉस्फेट ये आपका 1 मोल बनेगा। ये तो डिमांड है कि इतना मुझे चाहिए, ये 3 चाहिए, ये 2 चाहिए, वो 1 बनेगा और वो 6 बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई बेरियम क्लोराइड तो तुम्हारे पास 0.5 है, मतलब आधा मोल ही है। ठीक है भाई, ये 0.5 है, और सोडियम फॉस्फेट जो है वो तुम्हारे पास 0.2 है। ठीक है, तो डिमांड कुछ भी जो मिलता है आंसर तो उससे देखेंगे। तो भाई अगर ये 2 था तो ये 3 था। नाउ दिस इज 0.2, मतलब मैं 10 से डिवाइड कर दिया, तो अगर ये 0.2 है तो ये मुझे 0.3 चाहिए, लेकिन तुम तो कह रहे हो 0.5 है, तो ज़रूरत तो मुझे 0.3 की है, तुम 0.5 लेके आए हो तो ज़्यादा है। तो बच्चे जो ज़्यादा होता है वो एक्सेस रिएजेंट, कि भाई ये तो एक्स्ट्रा है और ये बराबर है जितना चाहिए उतना ही है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही आपका आंसर डिसाइड करता है। तो मैं कहूँगी 2 मोल पे बेरियम फॉस्फेट तो 1 ही बन रहा था, तो 0.2 पे कितना बनेगा, तो हम कहेंगे 0.2 पे ये 0.1 बनेगा। ठीक है, तो इससे यही पूछा है ना कि बेरियम फॉस्फेट के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, तो हम कहेंगे आंसर विल बी 0.1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइसोटोप्स ऑफ आयरन हैव फॉलोइंग अबंडेंस। आयरन के आइसोटोप्स है, आइसोटोप समझते हो ना, प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट। तो 3 आइसोटोप्स है बेटा, 54, 56 और 57, है ना। एटॉमिक मास आपको 54 दिया है, 56 दिया है और 57 दिया है। परसेंटेज है 5, 90 और 5, ओवरऑल तो 100 ही हुआ ना, 5, 90 और 5, है ना। और आपसे पूछा है एवरेज एटॉमिक मास, तो आपको क्या करना है बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाओ। तो हम देंगे एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, याद करो सीखा था आपने, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2, 3 है तो प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय तो x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, तो ये आपके हो गए एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। m मतलब मास लेना है, ठीक है, वेट जो भी दिया है, और x मतलब परसेंटेज या रेशियो। तो मैं कहूँगी m1 तो 54 ले लो, यहाँ फाइंड कर लेते हैं। देखो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे m1 तो 54 है, x1 5 है, तो जल्दी करो
54 इंटू 5 प्लस M2 कितना है 56 और परसेंटेज 90 है, तो हम कहेंगे 56 इंटू 90 और प्लस तो देखो 57 इंटू 5, तो हम कहेंगे ये हो गया 57 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, तो 5 90 और 5 को ऐड करोगे तो डिवाइडेड बाय 100, सॉरी डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, है ना। 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 57 इंटू 5। तो बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर बोलो क्या आ रहा है, तुम्हारा आंसर आएगा 55.95। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। A piece of copper contains 6.02 into 10 to the power 24 atoms. How many moles of copper atoms in it contains? तो देखो एक कॉपर का टुकड़ा दे दिया और उसमें इतने एटम हैं, तो मोल बता दो। तो बच्चे सीधा फॉर्मूला लगाओ। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन एंटिटी, जो भी नंबर तुम्हें दिया हुआ हो, दी गई संख्या, गिवन एंटिटी जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो अभी फाइंड करो। तो देखो गिवन एंटिटी कितने नंबर है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 24 और एवोगेड्रो नंबर क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो अब बोलो डिवाइड कर दोगे ना, तो आंसर मुझे तो 10 लग रहा है ना। तो कितने मोल हैं, तो 10 है, तो बात ही खत्म। यही तो पूछा है कितने मोल हैं, तो हम कहेंगे 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस का सैंपल है, 11.2 लीटर इसका STP पे वॉल्यूम है। ठीक है, फिर इस सैंपल में ऑक्सीजन के कितने मोल्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ये 0.05 0.5 0.25 1.2 और 1.8। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास वॉल्यूम 11.2 लीटर है और तुम्हें क्या पूछा है, मोल्स ही तो पूछा है, तो नया फॉर्मूला लगा दो मोल्स का। तो मोल का एक और फॉर्मूला होता है भाई, गिवन वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, गिवन वॉल्यूम अपॉन, तो हम कहेंगे 22.4। तो गिवन वॉल्यूम तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, तो हम कह रहे हैं 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो आंसर तो हाफ हो गया। ऐसे ही कर लेते, एक मोल का STP पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो आधे मोल का 11.2 लीटर, वो कह रहा है 11.2 लीटर का मोल बता दो, तो हाफ मोल, तो बात ही खत्म। ऑप्शन 1 0.5 यानी कि हाफ मोल है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 0.35 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब ध्यान से सोचो, एक ग्लूकोज है बच्चे C6H12O6, एक ग्लूकोज है तो कार्बन एटम 6 है कि नहीं। अगर ग्लूकोज एक है तो कार्बन एटम कितने हैं 6 है, 6 रहने दो, है ना। अगर एक मोल ग्लूकोज है, एक मोल ग्लूकोज है तो कार्बन एटम 6Na, 6 मोल हो जाएगा, और मोल हटा के नंबर लाओ तो एक, जैसे भाई डजन में 12 होता है तो मोल में कितना होता है Na, तो मैंने कहा 6Na, है ना। C6 है इसलिए कार्बन तो 6 हो गए, एक मोल है तो 6 मोल हो गए यानी 6Na हो गया। तुम्हारे पास कितने मोल है, तो भाई हम कह रहे हैं 0.35। तो अगर तुम्हारे पास 0.35 मोल ग्लूकोज है तो हमारा आंसर हो गया 6 इंटू 0.35, और एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है, तो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। कैलकुलेट अब तुम करो, है ना। 6 6 36 हो गया और 0.35, तो सॉल्व करो, है ना। तो फाइनल आंसर जो है वो अगर तुमने निकाला है, बोलो फाइनल आंसर अगर आपने निकाला है कितना 1.26 इंटू 10 की पावर 24, तो करेक्ट। देखो 6.02 के तो दोनों ही आंसर गलत है, क्योंकि 6.02 को मुझे इधर मल्टीप्लाई तो करना ही है, इनसे मल्टीप्लाई करने पे सेम तो आएगा नहीं, तो ये और ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अब ध्यान से देखो 10 की पावर 23 है,
लेकिन मेरे पास जो आंसर है वो 6 का कुछ टाइम ही आएगा ना भाई। 6 का 0.35% भी अगर मैं निकाल दूं, है ना, तो ये 3 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो ये 18 से ज़्यादा बैठेगा, है ना। तो इसका मतलब आंसर 18 से ज़्यादा है ना, यानी कि 1.8 इंटू 10⁻²4। अगर मैं 50% से लेके चल रही हूँ तो ये बात तो पक्की, आंसर 10⁻23 से ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि एक डिजिट जो है ना ये वाली 10 से ज़्यादा है ना। तो ये नहीं भी सॉल्व करते ना तो तुम्हारे पास ये तो अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, इन सब का मल्टीपल कितना है, इन सब का मल्टीपल 12.6 है, तो आ जाता तुम्हारा आंसर। तो यहाँ तुम्हारा आंसर क्या सेट हुआ, 1.26 इंटू 10⁻24। नेक्स्ट देखो, 222 ग्राम CaCl2 है, इसमें क्लोराइड आयन कितने हैं, ठीक है। अब तो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास निकालो। अब जरूरी नहीं एग्जामिनर तुम्हें कैल्शियम का एटॉमिक मास दे, है ना, नहीं दिया तो वो इतना मानता है, मेडिकल का एग्जाम दे रहा है, जेई का एग्जाम दे रहा है, कैल्शियम का मास ही नहीं पता, रूल है देना चाहिए, बट नहीं दिया तो कोई आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो कैल्शियम का मास 40, Cl का 35.5 मल्टीप्लाई विथ 2, तो 71 और 40 111 हो जाएगा, ठीक है। अब मोल निकालें तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास तो 222 है, मोलर मास 111 है, तो मोल तो 2 ही हो गए, ठीक है। अब क्लोराइड आयन कितने हैं, ये तो पूछा इसने, क्लोराइड आयन कितने हैं, तो ध्यान से देखो, CaCl2 अगर अकेला है तो क्लोराइड आयन 2 है ना, CaCl2 1 है तो क्लोराइड Cl कितने हैं, 2 है। तो भाई अगर ये 1 मोल है तो वो 2 मोल है, तुम्हारे पास अगर ये 2 मोल है तो क्लोराइड आयन उसका भी डबल हो गया, 4 मोल हो गए। तो इसने पूछा क्या है, कितने मोल क्लोराइड आयन होंगे, तो 4 मोल, आंसर 4 है, मतलब ऑप्शन 1 है, गलती मत कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट, अब देखो आपके पास 2 एलिमेंट है, सपोज एलिमेंट A एंड B कंबाइंड टू फॉर्म A2B3 और AB2। भाई एक तो है बच्चे तुम्हारे पास A2B3 और दूसरा क्या है, तो दूसरा है AB2। अब अगर इन दोनों का 0.15 मोल लेते हो तो A2B3 का वेट तो 15.9 आता है और AB2 का वेट कितना आता है, 9.3। तो तुम्हें A और B के क्या करने हैं, एटॉमिक मासेस बताने हैं, ठीक है, सिंपल। मोल दिया हुआ है ना, मास दिया हुआ है, तो मोलर मास तो निकालो, फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो A2B3 के कॉन्सेप्ट में देखें, इस केस में देखें तो मोल्स तो है 0.15, है ना, और मास कितना है 15.9, मोलर मास फाइंड कर लो, ठीक है। मोलर मास ऑफ, यहाँ लिख देते हो मोलर मास। AB2 में तो यहाँ पे भी देखो मोल्स तो है 0.15, मास कितना है 9.3 और मोलर मास यहाँ पे भी फाइंड कर लो, ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ MA2B3 कितना है ना, MA2B3 कितना आया, ठीक है। तो हम कहेंगे MA2B3 15.9 डिवाइडेड बाय 0.5 कर दो, 15 कर दो, और AB2 कितना है तो उसको भी सॉल्व कर दो, तो 9.3 डिवाइडेड बाय 0.15। तो सॉल्व करेंगे इसको, आंसर बताएंगे MA2B3 तो रोको भाई, थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करते हैं। तो MA2B3 कितना चाहिए तुम्हें, 15.9 डिवाइडेड बाय क्या है 0.15, तो भाई ये तो आया 106। और MAB2 ये तुम्हें चाहिए 9.3 डिवाइडेड बाय 0.15, तो ये आया बच्चे 62। अब यहाँ पे भी मोलर मास आया है, A और B के एटॉमिक मासेस नहीं आया, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि देखो A2B3 है ना, तो देखो A2B3 मतलब 2A प्लस 3B, भाई A2B3 तो 2A और 3B कितना है 106, और AB2 में क्या है A प्लस 2B तो कितना है 62। अब माइनस हो नहीं रहा था, है ना, क्यों नहीं हो रहा माइनस, तो हम कहेंगे 2A बचेगा, 3B में से 2B बचेगा, तो कोई बात नहीं, हम सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं माइनस करूं तो ये डेटा तो कैंसिल हो गया भाई,
है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2a तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3b में से 2b कम हो गया तो b इक्वल्स टू कितना बचा, तो हम कहेंगे 48 है आई थिंक, है ना, 48 है 38 है, 100 में से 60 गए तो तुम्हारे 40, अच्छा 6 ऊपर और है ना, तो कम कर दो, 6 - 2 कर दो, कितना हो गया 4, और 10 - 6 कर दो तो तुम्हारे पास हो गया 4, तो 44 ऑप्शन नहीं है कि तुम्हारे पास, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया, 106 और ये, ठीक है। एक बार चेक करते बच्चों इसको, कहीं कुछ मिस्टेक है आई थिंक। 15.9 को हमने डिवाइड किया था 0.15 से, तो ये तो हमारे पास है 106, ओके। सेकेंड हमने 9.3 को डिवाइड किया था 0.15 से, तो ये हमारे पास है 62, ओके। तो 2a + 3b 106 और a प्लस, अच्छा इधर तो हमने 2 डबल किए ही नहीं, ठीक है, इसको तो माइनस कर दिया, 3b - 2b कितना हो गया b, ओके भाई, इसको भी तो डबल करना था, है ना, तो इसको डबल करोगे तो 60, एक सेकेंड, ठीक है, चलो पकड़ में आ गया मिस्टेक, वापस कर लेते हैं। देखो a2 b3 मतलब 2a + 3b, ठीक है, तो हम यहाँ बिठाते इसको 2a + 3b, तो भाई 2a + 3b इक्वल्स टू मेरे पास है 106, और ab2 मतलब a + 2b इक्वल्स टू मेरे पास है 62। अब माइनस करूँगी तो मतलब नहीं है, दोनों ही आ रहे हैं, तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस करें तो ये तो 2a हो जाएगा, लेकिन ये 4b हो जाएगा, है ना, तो दिस माइनस दिस होगा, तो एक बार वापस लिख देती हूँ। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया 2a + 4b इक्वल्स टू 62 का डबल कर दो तो ये हो गया कितना हो गया 120 और 124, ठीक है 124, और ये एज इट इज़ ले लो 2a + 3b इक्वल्स टू ये हो गया कितना 106, ओके। अब बना लो भाई आपका आंसर, इसको माइनस कर दो तो 2a कैंसिल, 4b में से b लेस करोगे, 3b लेस करोगे तो b, और 124 में से 6 कम कर दो तो कितना 18 बनता है ना, तो b की वैल्यू तो आनी चाहिए 18। अब अगर b 18 है तो तुम्हें कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है b 18, तो a कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन 1, a 26 और b की वैल्यू 18। तो यहाँ ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो यहाँ स्पेस नहीं है, इसको कॉपी कर रखा है मैंने, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हमारा बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल हैज़ द मैक्सिमम मास, मतलब ये 4 वेट है आपके पास। देखो पहला है 44 ग्राम CO2, तो इसका तो वेट दे ही रखा है 44 ग्राम, तो इसको तो मैं क्या ही सोचूं, तो मैं कहूँगी ठीक है पहला ऑप्शन तो 44 ग्राम CO2। सेकेंड 88 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का मास, तो एक एटम का मास तो बहुत ही छोटा होता है ना, तो ये यूनिफाइड मास है, और आपको पता होना चाहिए 1U या 1 AMU की बात करें तो भाई 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स, तो ये तो बहुत ही छोटा है। पहला ऑप्शन तो 44 ग्राम्स है और दूसरा ऑप्शन तो 88 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स, है ना। मान लो कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो कर दो। तीसरा 1 मोल CO2, तो बच्चे 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम CO2, क्योंकि 1 मोल का मास जो होता है वो मोलर मास ही होता है, तो हम कहेंगे 44। सेकेंड देखो ग्राम मॉलिक्यूल, 2 ग्राम मॉलिक्यूल CO2, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल, तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 2 मोल, तो 1 मोल CO2 44,
तो 2 मोल CO2 44 का डबल, तो मैं कहूँगी 88। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो है 88 ग्राम CO2। अब वैसे ही चेक कर लो, तो है ना, अगर देखो सारी चीज़ें मोल और इसमें है तो AMU तो वैसे ही हटा दो ये तो लीस्ट है, ठीक है, और ये दोनों चीज़ें सेम है, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट 11.5 ग्राम NOx ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट STP, द वैल्यू ऑफ x। अब मतलब NO है, NO2 है, N2O4 है या NO3 है, कुछ भी कह सकता है ये, ठीक है। तो एक्चुअली तुम्हें x की वैल्यू बतानी है कि भाई NO है, NO2 है, NO3, NO4 है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो देखो तुम्हें वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, तुम्हारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर 22.4 लीटर आ जाए मेरे पास तो उसका जो मास होता है दैट इज मोलर मास। सोचो, 1 मोल मतलब STP पे 22.4 लीटर, 1 मोल किसके बराबर होता है 22.4 लीटर, और 1 मोल मोलर मास के बराबर भी तो होता है। तो मैं कहूँगी हाँ 1 मोल मतलब मोलर मास कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो तुम्हारे को अगर इतने लीटर का मास दे रखा है तो इतने लीटर का निकाल ही सकते हो, है ना। या फिर तुम सिंपल तरीके से क्वेश्चन करो, पहले फॉर्मूला लगाओ, मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, तो बोलो 1/4 ही, तो हम कहेंगे चलो मोल आ गया। फिर दूसरा फॉर्मूला लगाओ, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, तो मास तो मेरे को दिया हुआ है 11.5 और 1/4, और मोलर मास फाइंड कर लो, ऐसे कर लो तो भी आ जाता। शॉर्टकट क्या होता कि जो 22.4 लीटर का वेट आएगा वही मॉलिक्यूलर वेट है, तो भी सेम आता, है ना। कर सकते थे, 5.6 लीटर का वेट इतना है, इसका 4 गुना होता है 22.4 लीटर, तो इसका मास 4 गुना आएगा। नहीं तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस चलो स्टेप बाय स्टेप, तो तुम कहोगे हाँ मोलर मास है तो वही 4 गुना, तो 11.5 का 4 टाइम्स, तो 11 का 4 टाइम तो हो गया 44, और 2 और ऐड कर दो यानी कि 46, तो हम कहेंगे ये हो गया 46 मोलर मास। अब NOx की बात करें बच्चे, तो N का तो होता है कितना 14, है ना। NOx पे नाइट्रोजन कितना है तो 14 है। ऑक्सीजन कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं वो हमें नहीं पता। इक्वल्स टू तो हम कहेंगे 46, तो 16x इक्वल्स टू तो 46 माइनस 14, तो 16x तुम्हारे पास कितना आया 32, तो फिर x कितना आएगा तो हम कहेंगे 2, तो NOx में x जो है वो 2 है, यानी NO2 की बात कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब कैल्शियम फॉस्फेट के कितने मोल्स हैं, उनमें 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। देखो कैल्शियम फॉस्फेट है CA3PO4 होल्ड, और दूसरा चल रहा है आपका ऑक्सीजन एटम, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब देखो अगर ये 1 मोल है, अकेला है ना बच्चे, अगर ये 1 मोल है तो ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं 8 दिख रहे हैं, 4 2 8, तो मैं कहूँगी अगर ये 1 मोल है तो ऑक्सीजन तो 8 मोल दिख रहे हैं भाई, 8 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक। क्वेश्चन में है ऑक्सीजन एटम का नंबर दिया हुआ, ऑक्सीजन कितने होने चाहिए 0.25 होने चाहिए, ठीक है ना। तो फिलहाल तो ये 8 है, तो पहले मैं इसको 1 बनाऊं, मैं इसको 8 से डिवाइड कर देती हूँ, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो मैं कहूँगी 1 मोल, तो इधर भी 8 से डिवाइड करो तो ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ 1 तोड़ना चाहिए, मुझे तो 0.25 चाहिए, 0.25 मतलब 1/4, सही है। 0.25 मतलब कितना होता है 1/4, तो मैं इधर 1/4 कर देती हूँ, है ना। 1/4 यानी 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम। इसको मैंने 1/4 बनाया, है ना। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है, तो इसको फिर मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, तो मैं कहूँगी ये लो, तो अब मेरे पास आ रहा है 1/32। इधर 4 से डिवाइड किया तो इधर भी 4 से डिवाइड करो, तो ये मेरे पास आया 1/32, तो 1/32 तुम्हारा होगा आई थिंक 0.317 के आसपास, तो सॉल्व करो, है ना। तो तुम्हारे को ये मिलेगा 0.03125, है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो बैठेगा दैट विल बी ऑप्शन 3,
0.03125। ठीक है, तो ये हो गया 1/8 का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.400। तो पॉइंट के बाद में जितने भी आपके डिजिट्स है ना, ये सारे सिग्निफिकेंट है, तो हम कहेंगे 0 पॉइंट के बाद में मेरे पास 3 डिजिट है। ठीक है, तो 3 डिजिट है तो सिग्निफिकेंट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 20 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है और CO2 बना रहा है। तो आपसे पूछा है CO2 कितना बनेगा। तो बच्चे लिमिटिंग रिएजेंट पे ही बेस्ड है। आपकी रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, है ना, और आंसर में मैं फिलहाल CO2 ही लिख रही हूँ क्योंकि मेरा आंसर तो उससे बन जाएगा, बाकी लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम्हें दिया है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो गिवन मास 20, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100। तो ये तो है 0.2 मोल। क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो क्वेश्चन तो कह रहा है 1 मोल ये चाहिए, 2 मोल ये ले आओ, है ना, और 1 मोल CO2 बना देंगे, हमें दिक्कत नहीं। अब ये तो हमारी गिवन कंडीशन है ना, ये तो रिक्वायर्ड कंडीशन है। दिया क्या है, तो भाई दिया तो तुमने 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम कहेंगे गिवन है 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। अब HCl कितना है बच्चे, तो 20 ग्राम और मोलर मास, तो H का 1, Cl का 35.5, यानी 20 डिवाइड बाय 36.5 कर लो। तो इसको भी एक बार करो, 20 डिवाइडेड बाय 36.5, तो ये आएगा 0.54। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 0.54। अब ध्यान से देखो, ये 1 पे 2 चाहिए, है ना, और फिलहाल ये 0.2 है और ये 0.54 है, तो 1 पे 2 चाहिए मतलब डबल चाहिए ना, तो 0.2 पे मुझे 0.4 ही चाहिए, है ना, 1 पे 2 चाहिए, दुगना चाहिए, तो 0.2 पे ये कितना चाहिए, 0.4 ही चाहिए, लेकिन तुम तो 0.54 लाए हो, तो तुम तो ज़्यादा लाए हो, तो ये एक्सेस है ना, और जो बराबर पड़ता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। आंसर जो है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। तो मैं कहूँगी देखो, 1 पे 2 चाहिए था, 0.2 पे 0.4 चाहिए था, ये ज़्यादा है तो ये काम तो आएगा नहीं, तो इसके हिसाब से आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये पूरा कंज्यूम होगा। तो वापस देखो, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल CO2 दे रहा था, है ना, तो 0.2 मोल कितना देगा, तो मैं कहूँगी ये 0.2 मोल दे देगा। भाई अगर 1 का आंसर 1 है तो 0.2 मोल का आंसर कितना है, 0.2 मोल। अब 1 मोल CO2 कितना होता है, 44, 2 मोल कितना होता है 88, और 0.2 मोल कितना होगा, तो 8.8 हो जाएगा। नहीं तो तुम कन्वर्ट कर दो, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास CO2 का कितना है 44, तो CO2 का जो मास आएगा दैट विल बी 8.8 ग्राम्स। ऐसे कर लो, तो 8.8 ग्राम मतलब, तो हम कहेंगे मतलब ऑप्शन 4, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट विल बी 8.8 ग्राम। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोलारिटी ऑफ the molarity of the resultant solution। ठीक है, the molarity of resultant solution obtained by mixing 1.5 liter। ठीक है, molarity of resultant solution obtained by mixing 1.5 liter of 0.25 m aqueous HCl with 50 ml of 1 m एक्वस HCl सॉल्यूशन इज। ठीक है, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग है, HCl में HCl मिला रहे हो, मतलब एसिड में एसिड मिला रहे हो, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या था, M1V1 प्लस M2V2, और यहाँ बनेगा M रिजल्टेंट और ये हो जाएगा V1 प्लस V2। तो पहले मोलारिटी कितनी है, तो मैं कहूँगी 0.25, वॉल्यूम कितना है, तो भाई 1.5, दूसरी बार मोलारिटी कितनी है, तो 1,
वॉल्यूम कितना है 500 ml, लेकिन ये तो लीटर है, उसको मिलीलीटर में नहीं रखोगे, सेम डेटा में रखोगे, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 0.5 m रिजल्टेंट V1 प्लस V2, तो पहले 1.5 लीटर था, अब आधा लीटर है 0.5, तो मैं कहूँगी नया वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर। 2 कैसे है समझ में है ना, पहले वॉल्यूम 1.5 लीटर, बाद में है 500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000, तो लीटर हुआ, 0.5 लीटर हुआ, तो ये हो गया 2। तो अब मेरे पास कितना आंसर आया, तो मैं कहूँगी 0.25 इंटू 1.5 प्लस 0.25 एंड डिवाइड बाय 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व करने से फाइनल आंसर आएगा आपका 0.437। ठीक है, तो रिजल्टेंट मोलैरिटी यहाँ S नहीं होगा, ये हो जाएगा 0.437। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ 1.6 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब तुम्हारे पास मीथेन तो है 1.6 ग्राम और तुमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन। पहला काम करो, मोल निकाल दो। तो हम कहेंगे ठीक है, मोल इक्वल्स टू गिवन मास 1.6, मीथेन का मोलर मास, तो कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4 मतलब 16। ठीक है, तो बच्चे मोल तो 0.1 आ गया। अब ऐसे ही सोचो एक मीथेन, तो हम कहेंगे एक मीथेन मतलब एक तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम है। देन 1 कार्बन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन, और न्यूट्रल है ना भाई, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहूँगी अगर प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एक हाइड्रोजन के पास 1 है, लेकिन हमारे पास तो 4 हाइड्रोजन है। तो देखो एक मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल मीथेन होता तो मैं कहूँगी 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इंटू एन कर सकते हो नहीं तो। ठीक है, तुम्हारे पास 0.1 मोल मीथेन है, तो मैं कहूँगी मेरा आंसर होगा 10 इंटू 0.1 और मोल हटाओ तो एन लिख दो, एन इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 और 0.1 तो कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर है एन इलेक्ट्रॉन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, एन इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट, इफ परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन अ बायोमोलिक्यूल इज 0.2%, देन मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ बायोमोलिक्यूल। अब देखो मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल, है ना। अब क्लोरोफिल प्लांट का ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जाइंट मॉलिक्यूल है, बड़ा फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं कि पूरा फॉर्मूला निकाल के और है ना वेट नहीं फाइंड करते, पूरा फॉर्मूला लिखे, है ना भाई, मान लो 100-200 कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर मैग्नीशियम है, तो ऐसे नहीं करते, है ना। इन डेटा से हम इसका मोलर मास निकालते हैं। तो ठीक है, अब देखो पूरे मॉलिक्यूल में 0.2% हिस्सा मैग्नीशियम का है, तो मैं कहूँगी एक तरफ तो मैग्नीशियम की बात चल रही है, एक तरफ तुम्हारे पूरे क्लोरोफिल की बात चल रही है। ठीक है, मैग्नीशियम का वेट कह दो और आप क्लोरोफिल का वेट कह दो। ठीक है, इसकी बात चल रही। अब हुआ क्या, तो भाई मैग्नीशियम 0.2% है, मतलब अगर मैग्नीशियम 0.2 ग्राम है तो क्लोरोफिल कितना है 100 ग्राम। यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। अगर ये 0.2 है तो वो कितना है 100। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये इसका मोलर मास बता दो, तो भाई कम से कम 1 मोल तो लूँ, तो उसके 1 मोल में ये 24 ग्राम तो होगा। mg का एटॉमिक मास कितना होता है 24, तो उसके 1 मोल में 1 मैग्नीशियम का मोल तो होगा, तो 24 ग्राम तो मान के चलूँ। तो मैं लिखूँगी यहाँ पे 24 ग्राम मान लो ये है, तो इसको फाइंड कर लो। तो उसका शॉर्टकट क्या है, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो। यूनिटरी मेथड में तो टाइम लगेगा भाई, 0.2 ये है तो वो 100 है, 1 है तो 100/0.2 है, 24 है तो टाइम लगता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो तुम कहोगे ठीक है 0.2x इक्वल्स टू 24 इंटू कितना हो गया 100, है ना। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 2400 डिवाइडेड बाय 0.2 बन गया। तो ये कितना आ गया 12,000, है ना। अब ग्राम में पूछे तो 1 मोल का है, यू में पूछे तो 1 मॉलिक्यूल का है, तो 12,000 यूनिफाइड मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर ऑफ मीली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इन 10 ml ऑफ N/2 H2SO4। अब देखो मीली इक्विवेलेंट है ना, तुम्हें वॉल्यूम दिया है और तुम्हें नॉर्मेलिटी दी है ना। आपने सीखा था ना मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी में मोलर मास यूज़ करते हैं, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट यूज़ करते हैं। अब ठीक है ना, मीली इक्विवेलेंट पूछा है आपसे, तो मीली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और मीली लिखा इसलिए क्योंकि वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में। तो अगर कोई पूछे मीली इक्विवेलेंट मतलब वो N इंटू वी पूछ रहा है और मीली बोल रहा है मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर में लिख दो, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी कितनी है N/2 मतलब 1/2, N तो उसकी यूनिट है, तो मैं कहूँगी अच्छा नॉर्मेलिटी तो 1/2, वॉल्यूम कितना है 10, तो मेरा आंसर तो 5 है, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मीली इक्विवेलेंट निकालो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम निकालो। क्लियर? नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन required at STP for the complete combustion of 11 ग्राम प्रोपेन is। अब तुम्हारे पास 11 ग्राम प्रोपेन है, तुम्हें इसका कंबशन करना है और जितना ऑक्सीजन चाहिए उसका वॉल्यूम जो है वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो प्रोपेन है C3H8 है ना, और मैं इसका कंबशन करूं मतलब बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ O2। अब अगर कार्बन 3 ही है तो ऑब्वियस है CO2 3 बनेगा, और हाइड्रोजन 8 है तो वाटर कितना बनेगा 4 बनेगा, तो हम कहेंगे हाँ 3 CO2 4 H2। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना है, तो 3 2 6 और 4 10 O चाहिए, तो O2 तो 5 ही चाहिए ना, एक O2 में 2 एटम होते हैं, मुझे 10 एटम चाहिए तो O2 तो मुझे 5 चाहिए, ठीक है। तो मोल वाला ही तो गेम है, अगर ये 1 मोल है तो ये 5 मोल है, लेकिन तुम्हारे पास 11 ग्राम प्रोपेन है, तो पहले हम यहाँ मोल निकाल देते भी। तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास 11 C3H8। देखो कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 24 और 36, 36 और 8 44 हो गया शायद, तो मुझे लग रहा है मोल तो मेरे पास 1/4 है, ठीक है। अब देखो गेम किसके बीच का है, ऑक्सीजन और प्रोपेन के बीच का। अगर ये 1 मोल चाहिए, मतलब अगर ये 1 मोल है तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन तो 5 मोल है, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं ये तो 1/4 मोल ही है मेरे पास, तो यहाँ तुमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो वहाँ पे भी 4 से डिवाइड करो, तो ये मुझे 5/4 चाहिए, समझे ना, क्यों 1 पे 5 चाहिए था, 1/4 में कितना चाहिए उसका ही 1/4 चाहिए 5/4, लेकिन इसका तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो भाई, 1 मोल में 22.4 होता है, तो 5/4 में कितना होगा, उसको सॉल्व कर लो, है ना। तो 25-26 के आसपास आएगा आंसर 28, ठीक है, क्योंकि और तो वो सेट नहीं हो रहा। 22.4 का 1/4 कितना हो गया 5.6 है ना, तो 5.6 इंटू 5, तो 25 तो वैसे ही बना, और 6 5 30 28 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट विल बी 28 लीटर। नेक्स्ट, इफ अ मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 60% मेटल द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो देखो तुम्हारे पास मेटल ऑक्साइड है, मतलब एक तो मेटल है एक ऑक्सीजन है। अब मेटल का वेट जो है वो 60 ग्राम है, ठीक है, तो ऑब्वियस है ना ऑक्सीजन का वेट मैं W2 मान रही हूँ, 1 फॉर मेटल और 2 फॉर ऑक्सीजन, तो ठीक है ऑक्सीजन का वेट जो है वो हमने मान लिया कितना 40 ग्राम्स, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तुम्हें बताना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चे O की बात करो, O का एटॉमिक मास 16, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, है ना भाई, ऑक्साइड ही तो है, ऑक्सीजन क्या होता है -2, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास, तो हम कहेंगे यहाँ 16/2 मतलब 8, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट तो 8 है। तो हर बार तुम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन में फंसो तो तुम्हें बताना है m1/m2 इक्वल्स टू E1/E2, इसको तुमने फेराडे लॉ में पढ़ा होगा, है ना, m1 क्या W1 ले लो, सॉरी W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2, तो W1 तो है 60, W2 है 40, सॉल्व कर लो भाई, तो हम कहेंगे ठीक है 60 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू E1 और वो है E2, है ना, तो ये 8 5 हो गया, तो मेरे हिसाब से ये 12 बन जाना चाहिए, तो 12 कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, इक्विवेलेंट वेट हर बार यही फॉर्मूला लगाओ, W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2, है ना, एक तो मेटल होगा दूसरा क्या होगा क्लोराइड होगा, तो Cl का एटॉमिक मास ले लो 35.5
और Cl की तो वैलेंसी 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट 35.5 है। सॉल्व करके सेट कर लो, ठीक है। 12th में फैराडे में भी पढ़ा था सेम, 11th में मोल कॉन्सेप्ट में भी है। नाउ अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ठीक है भाई, एक तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है और दूसरी चीज़ तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो है, वेट का रेशियो 1:4, मतलब अगर ये 1 ग्राम है तो भाई ये तो 4 ग्राम है, ठीक है, वेट का रेशियो इतना है। अब इनके मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालो, तो पहले मोल निकालो, तो हम कहेंगे इसके मोल तो हो गए मास 1 और मोलर मास 32, और इसके मोल की बात करो तो मास 4 और मोलर मास 28, N2 है ना, 14 2 28। अब मॉलिक्यूल्स निकालने, तो वैसे तो रेशियो है, सिंपल ही था। अब मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो भाई इतने मोल है ना, एक मोल में कितने होते हैं N, इतने मोल में इतने N, और यहाँ कितना होगा तो 4/28 इंटू N। तो जब मॉलिक्यूल का रेशियो है तो मॉलिक्यूल तो वैसे ही कट जाए, मोल का रेशियो निकालना था, सारे आंसर बन जाते। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, रेशियो निकालना है, तो 1/32 है ना, इंटू N ऊपर ले लेते, डिवाइडेड बाय क्या है 4/28, तो 28/4 इंटू N नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, N कैंसिल हो गया, ये कितना आया 8 टाइम्स, तो 28/8, 28/8 आधा कर दूँ, वापस देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ तो था 1/32 इंटू Na, और ये रेशियो किसका पूछा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही पूछा है ना, ठीक है। सो ये होगा 1/32, Na हटा देते, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4/28, तो 28/4, ठीक है। ओके भाई, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके तो बन जाएगा, तो ये कितना हो गया 7 टाइम्स है ना, इससे मल्टीप्लाई से रेशियो में, ठीक है। तो 7/32, सो फाइनल आंसर जो बनेगा दैट विल बी 7/32। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम +2 इन 200 ml ऑफ 0.3 m कैल्शियम फॉस्फेट। तो देखो कैल्शियम के मोल पूछे, पूरे के नहीं पूछे। पहली गलती तो ये मत करना कि मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल निकाल दो, तो मोल तो निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसके मोल नहीं पूछ रहा है, कैल्शियम +2 के मोल पूछ रहा है। तो पहले नॉर्मल मोल निकाल देते हैं, तो हम कहेंगे चलो मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। भाई मोलैरिटी क्या होता है बच्चे, मोल पर लीटर होता है क्या, मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोल क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो मोलैरिटी तो है मेरे पास कितनी 0.3, है ना। वॉल्यूम तो मुझे किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, आप किस में लाए हो, ml में, तो ठीक है 200 और डिवाइड बाय क्या कर दो 1000, ठीक है। तो ये आया तुम्हारे पास कितने मोल बने 0.06, ठीक है। तो पूरे कैल्शियम फॉस्फेट के मोल कितने 0.06। अब ध्यान से देखो, एक में 3 कैल्शियम है, 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट है ना, तो इसमें कैल्शियम आयन कितने हैं 3 है ना। तो मेरे पास कैल्शियम जो है वो आंसर का 3 गुना होगा, तो 3 इंटू 0.06 मोल, क्योंकि मोल है 0.06, मोल हटाओगे तो Na आ जाएगा। तो 6 3 18, तो ये बनेगा कितना 0.18 मोल, यानी कि Na, तो 0.18 इंटू Na, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 400 ml ऑफ 0.3 m HCl सॉल्यूशन। तो बच्चे तुम्हारे को मोलारिटी दे रखी है HCl की, वॉल्यूम दे रखा है HCl का, और NaOH इसको न्यूट्रल करने वाला है। NaOH कितना चाहिए, तो मुझे बताओ, न्यूट्रल करने के लिए तो दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए, दोनों की मिली इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर मोलारिटी भी है तो कोई टेंशन नहीं है, HCl की मोलारिटी
और नॉर्मेलिटी सेम होगी क्योंकि इसका n फैक्टर HCl एक ही HIN देगा तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम। सिमिलरली NaOH उसकी जो मोलैरिटी होगी वही नॉर्मेलिटी होगी क्योंकि NaOH भी एक ही OH देगा। तो हम कहेंगे ठीक है, n फैक्टर निकाल देते हैं इसका, तो ये बनेगा, या तुम ऐसे कर लो M1V1 इक्वल्स टू M2V2, इधर लिख दो HCl, इधर लिख दो NaOH। ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन क्या होगी, तो हम कहेंगे न्यूट्रल कंडीशन जब इसके मिलीमोल बराबर हो जाएंगे। अगर और कुछ हो तो मिली इक्विवेलेंट से करना, यहाँ पे सेम है, HCl एक ही HIN देगा, NaOH एक ही OH देगा, तो न्यूट्रल हो ही जाएंगे ना। अब मोल से करो चाहे इक्विवेलेंट से करो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ तो बैठ जाएगा। तो देखो HCl का 400 इंटू 0.3 है ना, 400 इंटू 0.3 कितना हो गया, तो हम कहेंगे ये हो गया हमारा 12 और 120, सही है ना। 400 इंटू 0.3 तो ये होगा इसके मिलीमोल। इतने मिलीमोल अगर मुझे NaOH के मिल जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये तो क्या ही रहा है, न्यूट्रल है, इसकी कंडीशन बताओ। तो NaOH के मिली मोल्स भी कितने हो गए, तो मैं कहूँगी 120, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बन गया। अब क्या करें, तो भाई NaOH के मिली मोल दे दिए तुम्हें M इंटू वी। अब मिली मोल देखो, M इंटू वी का फॉर्मूला क्या हो, तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो मिलीलीटर में। मोलैरिटी क्या होगी, तो मैं कहूँगी मास अपॉन, तो हम कहेंगे मोलर मास, है ना, इनटू 1000। अब वॉल्यूम से डिवाइड करूँगी तो यहाँ मल्टीप्लाई किए ही है ना, तो वही बात है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके। अब M इंटू वी की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, तो हम कहेंगे M इंटू वी की वैल्यू हमारे पास है 120। मास मुझे फाइंड करना है, NaOH का मोलर मास 40 होता है भाई, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 इंटू 1000। ठीक है भाई, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारे पास आ गया कितना, 120 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये बैठ रहा है 4.8 ग्राम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट आपके पास है द कंसेंट्रेशन टर्म विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो बच्चे टेम्परेचर डिपेंडेंट हमेशा वेट बाय वॉल्यूम यूनिट होती है, मतलब जहाँ वॉल्यूम लग गया, जब 1 लीटर सॉल्यूशन है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। तो टेम्परेचर बदला, वॉल्यूम बदला, तो मोलैरिटी बदल जाएगी क्योंकि मोलैरिटी मोल पर लीटर होती है। नॉर्मेलिटी भी बदल जाएगी क्योंकि वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। फॉर्मेलिटी भी बदल जाएगी क्योंकि वो ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर होती है। लेकिन मोलेलिटी 1 किलो में कितने मोल्स है, तो अगर मैं टेम्परेचर बदलूंगी तो किलो ही रहेगा, तो मोलेलिटी चेंज नहीं होगी। मोल फ्रैक्शन तो वैसे भी रेशियो है और मास परसेंट W/W यूनिट है, तो मैं कहूँगी नहीं, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट जो कि हमने 3 पढ़ी है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, ये चीज़ें बदल जाती है टेम्परेचर बदलने से। तो यहाँ मेरा आंसर जो होगा दैट विल बी मोलैरिटी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर डिपेंडेंट पूछा है ना, तो मोलैरिटी। नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो भाई डेंसिटी के SI यूनिट, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अगर तुम किस में लोगे, किलोग्राम में, तो वॉल्यूम तुम्हें लेना पड़ेगा MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब तुम्हें मिल गया। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चले जाओ और सॉल्व कर लो। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, इसको तो ठीक है, इसको तो यहाँ सेट कर देते हैं। नेक्स्ट, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन करूँ तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास 100 ग्राम ही है, लेकिन प्योरिटी 25 ग्राम है, तो 100 ग्राम मैं ले रही हूँ, प्योरिटी 25% है, मतलब 25 ग्राम ही हुआ मेरे पास। ठीक है, तो या तो ऐसे करो, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालो, मोलर मास नहीं कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड का हिस्सा निकालो। देखो कैल्शियम 40, कार्बन 12
और ऑक्सीजन कितना होता है, तो हम कहेंगे 48, तो ये तो वैसे ही 100 आएगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 ग्राम है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो इतना ही कितना है, तो हम कहेंगे 56, है ना। तो दो जनों के बीच में गेम चल रहा है, एक कैल्शियम कार्बोनेट एक कैल्शियम ऑक्साइड। अगर ये 100 ग्राम है तो ये कितना होगा, तो मैं कहूँगी 56 होगा। लेकिन भाई आपका सैंपल तो 25% प्योर है, तो जो मिलेगा वो भी तो 25% प्योरिटी वाला मिलेगा। तो 56 का 25% निकालो, तो 56 का 25% निकालो, 1/4 मिलेगा। तो 1/4 आई थिंक 1 और 4 है ना, 14 ग्राम्स हुआ। ठीक है, तो 56 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, 56 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, तो ये हो गया आपका 14 ग्राम्स। सो करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन 4, 14 ग्राम्स। समझ में आया 25% क्यों किया। अब आप सैंपल ही 25% लोगे प्योरिटी का, तो जो बनेगा उसकी प्योरिटी भी तो 25% होगी। या फिर तुम ऐसे कर लो कि भाई 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड 56 है, लेकिन तुम्हारे पास 100 ग्राम का है, तुम्हारे पास तो 25% प्योर है, मतलब तुम्हारे पास 25 ग्राम ही, तो 25 ग्राम में उसका हिस्सा कितना है, वैसे कर लो। वो थोड़ा उल्टा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा शॉर्टकट है। आंसर निकाल लो, उसका 25% निकाल दो, बन जाएगा। नेक्स्ट 10 की पावर -9, तो 9 मतलब नैनो, तो 10 की पावर -9 मतलब नैनो। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल है, तो सॉल्व करो। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का रिलेशन होता है C/5 इक्वल्स टू F - 32 डिवाइड बाय 9। अब सेंटीग्रेड में तो तुम्हारे पास है 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू F - 32 डिवाइड बाय 9, तो ये तो 5 हो गया। तो 5 × 9 इक्वल्स टू F - 32। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 45 और 32 को ऐड कर दो भाई, तो 45 और 32 को ऐड करोगे तो आई थिंक 77 फ़ारेनहाइट आएगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे ना, 45 32 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। अब देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स। आपके पास 2 अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए, लाइक C और O, तो वो 2 कंपाउंड बनाएगा, तो हम कहेंगे हाँ CO और CO2। तो C तो फिक्स है, एक में O है एक में O2 है, तो ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:2। यहाँ 2 अलग अलग एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन, वो 2 कंपाउंड बनाएगा, तो हम कहेंगे हाँ SO2 और SO3, तो दोनों में एस तो एक है, एक में O2 है और एक O3 है, तो उनके मासेस का रेशियो 2:3 होगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल कंपाउंड है ना, तो उसमें आपको यही बताना है, मल्टीपल प्रोपोर्शन सॉरी, तो 2 एलिमेंट और कंपाउंड एक से ज़्यादा, तो क्या पूछा है किस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पहले पे तो लग जाएगा H2O और H2O2, तो हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 1 और 2 है, तो रेशियो कितना 1:2। अब यहाँ देखो CH4 और C2H6 है ना, तो 2 एलिमेंट है और कंपाउंड एक से ज़्यादा है, यहाँ पे बन जाएगा, इसको 2 कर देना तो ये डबल हो जाएगा, फिर रेशियो निकाल देना 8:6, तो यहाँ पे बन जाएगा। CO तो मैंने बताया था, जहाँ नहीं बनेगा वो हो गया CO2 और CS2। मैंने कहा था एलिमेंट तो 2 ही चाहिए, आप तो एलिमेंट 3 लेके आ गए, है ना। 2 एलिमेंट और कंपाउंड 2 से ज़्यादा, 3 एलिमेंट में तो फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लगाना पड़ता है, तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट 1 AMU, तो बच्चे याद रखना है 1 AMU मतलब 1/Na, है ना। अगर कोई पूछे 1 AMU मतलब 1 एटम का मास, तो 1 एटम का मास यानी 1 ग्राम को Na से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका बनेगा 1.66 × 10⁻24। 1 ग्राम लेना है ना, तो 24 ग्राम्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखो, डाल्टन ने तो पहले जो मॉडिफाइड थ्योरी नहीं थी, उससे पहले नॉर्मली डाल्टन ने क्या कहता भाई, एटम ए और टॉम, ए मतलब नॉट और टॉम मतलब डिविजिबल, जो डिविजिबल नहीं है वो एटम है।
बाद में पता चला नहीं एटम तो डिवाइड करोगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो डिविजिबल नहीं है मतलब वो आखिरी कड़ी है, उसके अंदर कुछ नहीं, तो हम कहेंगे नहीं सब बहुत सारे भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो, हम तो न्यूट्रिनो ने, एंटी न्यूट्रिनो ने, बीटा पार्टिकल ने कहाँ पहुँच गए, है ना। तो पहली थियरी ऐसी थी कि भाई डाल्टन ने बोला एटम नॉट डिविजिबल, तो ठीक है डाल्टन के हिसाब से ये तो। फिर एक ही एलिमेंट के, एक ही एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, एक ही एलिमेंट के सारे एटम की प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब डाल्टन का मानना था कि भाई सिल्वर है तो सारे सिल्वर एटम सेम होंगे, हालांकि बाद में ये गलत हो गया था, एग्जाम्पल था आइसोटोप सॉरी। फिर डाल्टन थियरी कुडंट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो भाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक तो डाल्टन नहीं दिया था, है ना। पहला क्या था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो प्राउस्ट का था। सेकेंड क्या था, आई थिंक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो डाल्टन का था। एक बार आप चेक करेंगे मेरे हिसाब से, तो केमिकल कॉम्बिनेशन में एक लॉ तो डाल्टन का ही था, तो एक्सप्लेन कैसे नहीं करेगा, करेगा क्या पूछा ऐसा, इनकरेक्ट, तो ये तो गलत हो गया। फिर एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो सही है डाल्टन के हिसाब से, तो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट, फॉर्मूला मास इन चारों में से किस पे नहीं लगेगा, तो बच्चे फॉर्मूला मास, एक होता है मोलर मास, वो मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल होना चाहिए। फॉर्मूला मास होता है आयोनिक कंपाउंड, है ना भाई। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, प्लस के चारों तरफ माइनस और माइनस के चारों तरफ प्लस, तो हम एक सिंपल रेशियो ले लेते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना भाई। प्लस इधर जाओ माइनस इधर जाओ, न्यूट्रल करके आप फॉर्मूला बना रहे हो, तो वो एक मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला मास आयोनिक कंपाउंड के लिए अप्लाई होता है, तो किस पे अप्लाई होगा, तो आयोनिक कंपाउंड ढूंढ लो, तो यूरिया है, ईथेन है, ग्लूकोज है, तो सिर्फ Na2SO4, Na प्लस सल्फेट -2। नेक्स्ट 46 ग्राम तो है ग्लाइकॉल, इथाइल अल्कोहल सॉरी, और 162 ग्राम है वाटर। मोल फ्रैक्शन बताने, तो बच्चे मोल फ्रैक्शन मतलब एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो मेरे पास एक तो है इथेनॉल, दूसरा है कॉम्बिनेशन वाटर। तो इथेनॉल का मास तो 46, मोलर मास निकालोगे तो भी 46 ही आएगा, तो इसके मोल तो एक है। वाटर का गिवन मास 162, मोलर मास 18, तो 162 डिवाइडेड बाय 18 कर लो, 162 डिवाइडेड बाय 18, तो भाई ये तुम्हारा आ रहा है 9, ठीक है ना। तो इसके मोल आ गए, उसके मोल आ गए। नाउ मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है एक के मोल अपॉन सबके मोल। तुमसे मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल के पूछे तो इसके खुद के मोल तो एक, टोटल मोल 1 + 9, तो आंसर है 1/10 यानी कि 0.1, करेक्ट। तो जब भी मोल फ्रैक्शन पूछे सबके मोल्स निकालो, फिर जिसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करने उसके मोल ऊपर रख दो, टोटल को नीचे रख दो, सिंपल। नेक्स्ट, करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन, तो 0.001287, ठीक है, तो पॉइंट तो हटा दो आगे के और इसका आंसर बता दो, है ना। तो 0.00 हटाओ, पहले तो 1 से चालू करो, 1.2 से चालू करो, तो तुम्हारे पास ये बैठेगा कितना, 1.287, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ लगाना है मुझे, तो आगे कितने आ रहे, 1 2 3 आ रहे, है ना। 1.2 के रिस्पेक्ट में बताऊंगी मैं 1.287, तो साइंटिफिक नोटेशन तो समझते हो, है ना। पहले डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा सकते हो, तो फिर कितने आएंगे 3, तो 10 की पावर बैठेगा -3, तो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट 1.287 × 10⁻⁻3, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। शुगर का मोलर मास पूछा है भाई, तो कार्बन का 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 11, सो फाइनल आंसर विल बी 342U, यूनिफाइड मास। नेक्स्ट है बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन इट्स एक्वस सोल्यूशन इज 0.04 मोलैलिटी। तो तुम्हें इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन दिए हैं, मोल फ्रैक्शन मतलब एक के मोल अपॉन सबके मोल, ठीक है। तो इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है, इसका आंसर 342। अब मोल फ्रैक्शन मतलब इथेनॉल के मोल, यानी इथेनॉल का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 46 अपॉन इथेनॉल की मोल प्लस वाटर की मोल, यानी वेट अपॉन 46 प्लस वाटर का मोलर मास तो 18, है ना। वाटर का वेट
तो देखो इसने क्या पूछा है, सॉल्यूशन की मोलेलिटी बताओ। तो मोलेलिटी मतलब सॉल्वेंट 1 किलो होना चाहिए। मोलेलिटी मतलब 1 किलो में कितने मोल्स है, तो 1 किलो पानी हुआ ना, दूसरी चीज़ तो पानी इथेनॉल के बाद। तो मैं कहूँगी अच्छा पानी तो 1000 ग्राम है, ठीक है। तो अब तो ये बन गया तुम्हारे इक्वल्स टू कितना है, तो मैं कह रही हूँ 0.04। तो भाई W/46 अपॉन W/46 प्लस कितना है, तो प्लस है 55.5, ठीक है। और W छोड़ दो, मैं इसको मोल से कर लेती हूँ ना, क्योंकि मोलेलिटी पूछा है ना, तो इसको मैं इथेनॉल के मोल रख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि W तो मुझे वैसे ही नहीं पता, और ये वाटर के मोल हो गए, ठीक है। तो मेरे पास आ गया N अपॉन N, 1000/18 याद होगा तुम्हें 55.5 होता है, इक्वल्स टू 0.04। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, N इक्वल्स टू 0.04 N प्लस 55.5 मल्टीप्लाई विद 0.04। इसको तो यहाँ ले आओ, तो N माइनस 0.04 N इक्वल्स टू 55.5 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, तो 0.04 से। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास आया ये 2.22, ठीक है, ये आ गया 2.22। तो बच्चे 0.96 N इक्वल्स टू बैठा है 2.22, तो N की वैल्यू निकाल दो, तो N की वैल्यू आ जाएगी 2.3, ठीक है, 2.31 लमसम। अब हुआ क्या, तो ये तुम्हारे पास आए इथेनॉल की मोल। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, तुम्हारे पास है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.04। मोल फ्रैक्शन होता है 1 के मोल अपॉन सबके मोल, तो इथेनॉल के मोल ऊपर रख दिए अपॉन इथेनॉल के मोल प्लस वाटर के मोल इक्वल्स टू इतना। अब तुम्हें कैसे पता चला कि वाटर 1000 ग्राम है, तो इसने पूछा है सॉल्यूशन की मोलेलिटी बताओ। तो मोलेलिटी मतलब 1 किलो पानी में इथेनॉल के कितने मोल्स घोले, तो इसने खुद ने कह दिया पानी तो 1 किलो है, तो वाटर अगर 1 kg है और मोलर मास 18 है, तो ये तो 55.5 है। ये आपको बार बार डेटा काम आता है, तो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इथेनॉल के मोल निकाल दी, तो अब बस यही तो मेरा आंसर हो गया ना कि इतने मोल 1 किलो में घोल लें। मोलेलिटी क्या होता है, मोल पर केजी, तो 1 किलो तो मैंने वाटर माना ही है, तो मोल हो गया 2.31। सो करेक्ट आंसर आपका बैठेगा ऑप्शन 1, है ना। अब वैसे भी देख लो 2 से आंसर ज़्यादा होना चाहिए था, 0.96 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 से ज़्यादा तो मुझे एक ही आंसर दिखा है, ठीक है। तो आंसर वैसे ही बन जाता, सॉल्व नहीं करते तो भी। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 ml, और 1000 ml किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ आपका आंसर है 1 लीटर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.8 ग्राम ऑक्सीजन -2। तो बच्चे पहले मोल निकालो, तो मोल है गिवन मास 4.8, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60, तो 16 3 48, तो मोल तो है 0.3। अब ऑक्सीजन -2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन -2, पहले तो ऑक्सीजन ही ले लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, अंदर कितने होंगे 2, बाहर कितने होंगे 6, और वैसे लिखना है तो ऐसे लिख दो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो वैलेंस मतलब वैलेंशियल, बाहर वाला, है ना, जो तुमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, 2 अंदर 6 बाहर। तो 6 तो ऑक्सीजन के पास है, लेकिन ऑक्सीजन -2 है ना बच्चे, तो 6 तो ये और 2 एक्स्ट्रा लेगा, तो बाहर वाले शेल में तो रखेगा उसको, तो हम कहेंगे यहाँ 8। अब एक ऑक्साइड में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल होता बच्चे, तो तुम कहोगे अच्छा ये 1 मोल है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे 8 मोल हो जाएंगे। फिर तुम कह रहे हो नहीं ये तो 0.3 मोल है, तो ये हो जाएगा 8 × 0.3 मोल, है ना, तो 2.4 हो जाएगा। तो 2.4 Na है ना, यहाँ Na नहीं है, देखो एक ऑप्शन में Na है, दूसरे ऑप्शन में Na नहीं है। अच्छा, इन शीट्स का जो है, ये क्वेश्चन की शीट का लिंक आपको टेलीग्राम में अवेलेबल है ना, आप वहाँ इसको देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं लिंक दे दूँगी आपको। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 20 ग्राम D2O। तो बच्चे D2O, D मतलब ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन क्या होता है प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम क्या होता है 1H2, है ना। तो D2O मतलब 1H2 और ऑक्सीजन कितना हुआ, तो मैं कहूँगी 8 ऑक्सीजन 16, ठीक है ना। D2O मतलब D+O, तो D मतलब क्या 1H2, तो भाई यहाँ तो 1 न्यूट्रॉन है,
यहाँ पे भी 1 न्यूट्रॉन है और यहाँ 8 न्यूट्रॉन है, तो टोटल न्यूट्रॉन का नंबर हो गया 10। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछा है, 20 ग्राम D2O, तो पहले मोल निकाल लो। तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास 20। अब मोलर मास 18 मत कर देना, H1 नहीं H2 है, तो मोलर मास 2 + 2 + 16, मोलर मास 20 है। तो मैं कहूँगी मोल तो 1 आ गए। अब एक D2O में 10 न्यूट्रॉन होते हैं, तो एक मोल में 10 मोल हो जाएंगे, तो 10 मोल मतलब 10 Na। तो करेक्ट आंसर 10 Na। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 90 ml वाटर। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मान लो, मतलब वाटर का 1 ml 1 ग्राम के बराबर है, तो भाई 90 ml को 90 ग्राम मान लो, है ना। आप परेशान मत होना, 90 ml STP पे मत चले जाना, STP पे बात आती है गैस की, वाटर लिक्विड है ना, और डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के बराबर है, तो 90 मिलीलीटर 90 ग्राम के बराबर है, तो मोल निकाल दो। तो हम कहेंगे मोल इक्वल्स टू गिवन मास 90, मोलर मास 18, तो मोल तो 5 आ गए। ठीक है भाई, मोल तो 5 आ गए। वाटर मॉलिक्यूल पूछा है, तो H2O अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, तो एक H2O में एक मॉलिक्यूल, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल, और 5 मोल में मैं कह दूंगी 5 Na, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 5 Na। क्लियर है यहाँ तक? चलो फटाफट निपटा दे सारे क्वेश्चन। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस, ध्यान से सुनना, 3 एटम है, वेपर डेंसिटी 30 है, तो बच्चे मोलर मास इक्वल्स टू, तो मैं कहूँगी 2 × वेपर डेंसिटी, तो मोलर मास तो 60 है। ठीक है, तो एटॉमिक मास बताओ। तो बच्चे अगर X3 है, मतलब 3 एटम्स का मास मिलके 60 है, तो एक एटम का मास कितना हुआ, 20 हो गया, है ना। तो हम कहेंगे एटॉमिक मास पूछ रहे हो, तो एटॉमिक मास आपका आएगा 20U। ये भी सिंपल है। 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 10 ग्राम H2 टू फॉर्म NH3, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो इसमें आपको चाहिए बैलेंस्ड इक्वेशन, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन से, और आंसर क्या है, तो हम कह रहे हैं आंसर है NH3। ठीक है, अब 28 ग्राम नाइट्रोजन मतलब तो 1 मोल हो गया ना, है ना। पहले तो देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो नाइट्रोजन 1 मोल है, तो हाइड्रोजन हमें 2 मोल चाहिए और अमोनिया 2 मोल बनेगा। ये गिवन कंडीशन है, अगर आप ये रिएक्शन चाहते हो तो ऐसे ऐसे चलो, आपका काम बनेगा। 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो गिवन मास 28, नाइट्रोजन का मोलर मास भी 28, मोल कितना हुआ, तो मैं कहूँगी 1। ठीक है, 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो बच्चे H2 का मोलर मास तो 2 होता है, तो 10 ग्राम मतलब 10/2, यानी मेरे पास यहाँ 5 मोल है, तो 1 पे तो 3 ही चाहिए, तुम 5 लिया है, तो जो ज़्यादा होता है वो एक्सेस रिएजेंट और जो कम पड़ जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपका स्टेटमेंट बताओ। तो पहला ये कह रहा है नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो सही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। सेकेंड ये कह रहा है 2 मोल नाइट्रोजन पीछे बच जाएगा, 2 मोल हाइड्रोजन, बिल्कुल 5 है तो 1 पे तो 3 ही चाहिए ना, तो 5 लिया है तो 2 मोल पीछे रहेगा, तो मैं कहूँगी हाँ वो भी सही कह रहा है। फिर 2 मोल अमोनिया बनेगा, तो ये तो आंसर डिसाइड होता है लिमिटिंग रिएजेंट से, तो अगर ये 1 मोल है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो शुरू के तीनों स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट जो आपको कह रहा है ना, वो आपको कह रहा है 0.05 मोल पीछे रह जाएगा, तो नहीं है, तो लिमिटिंग है और लिमिटिंग तो बचता ही नहीं है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हम कहेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है इसका फोर्थ स्टेटमेंट है, पीछे नाइट्रोजन कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। अब देखो जैसे परसेंटेज 1 होता है ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1 की मोल अपॉन सबके मोल। तो मान लो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो इसके मोल ऊपर रख दिए। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, तो इसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन मिला के हमेशा 1 होता है, जैसे परसेंट 100 होता है तो फ्रैक्शन मतलब 1 में हिस्सा, तो सम ऑफ जितने भी आपके पास है कंपोनेंट सबका मोल फ्रैक्शन 1 होता है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये है पोटाश एलम, जिसे हम कहते हैं फिटकरी, है ना। फिटकरी का फॉर्मूला है मोलर मास तुम m मान लो, इक्विवेलेंट वेट बताओ। अब इक्विवेलेंट वेट के बहुत सारे फॉर्मूले,
है ना। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ABCVN। भाई बेस होता तो मैं एसिसिटी कह देती, एसिड होता तो मैं बेसिसिटी कह देती, नहीं तो मैं चार्ज कह देती, एन फैक्टर कह देती, है ना। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ ओवरऑल चार्ज निकाल दो, पूरा है ना, पूरे इलेक्ट्रोलाइट का पूरे का चार्ज निकाल। तो देखो K2SO4 तो मैं कहूँगी 2 तो पोटेशियम है और 1 सल्फेट है। अब ऑब्वियसली जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, उसमें नहीं लड़ना है आपको। कोई एक आयन का चार्ज बता दो, मतलब कोई एक तरह का चार्ज बता दो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम +3, लेकिन 2 एल्यूमिनियम है ना, और 3 सल्फेट और है, तो 2, एक तो पहले से ही था 3, तो नेगेटिव चार्ज 8 है और पॉजिटिव चार्ज भी ऑब्वियस है 8 है। तो इसका एन फैक्टर, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज जो है वो 8 है। तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास को 8 से डिवाइड करने पे आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/8। ओवरऑल चार्ज देख के निकाल दो आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो देखो 11.2 लीटर O3, तो भाई 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, 11.2 लीटर मतलब आधा मोल ही, तो यहाँ तो आधा मोल ही चल रहा है ना। और आधा मोल तो देखो 1 मोल में 3 एटम है और आधे मोल में कितने होंगे, तो हम कहेंगे आधे हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने 0.2 मोल ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। तो 0.2 मोल हटाऊँ तो Na और K2Cr2O7 देखो 2 पोटेशियम 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन, तो 7 + 2 9 और 11 आ रहा है, तो ये तो 11 × 0.2 लग रहा है। 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो बच्चे मोल कितने आए, तो मैं कहूँगी मोल, क्वेश्चन में क्या एटम पूछा है ना, हाँ एटम ध्यान रखना भाई, O3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, वहाँ पे भी सारे एटम। 4 ग्राम H2, तो भाई ये 2 मोल हुए, तो 2 × इसमें 2 आइटम दिख रहे हैं, H2 2 ऑक्सीजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन × Na, तो ये अभी तक मुझे 4 Na सबसे ज़्यादा मिला है। और यहाँ देखिए 8 ग्राम हीलियम, तो गिवन मास 8 और मोलर मास हीलियम का तो 4 होता है, तो 2 × Na, अब हीलियम तो अकेला आइटम ही है। तो अब बताओ सबसे ज़्यादा आंसर तुम्हारे पास कहाँ मिल रहा है, 4 Na, वो तो 1.5 Na और वो भी कम ही बनेगा, 2.2 बनेगा, ये 2 है, तो करेक्ट आंसर 4 Na। नेक्स्ट, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मतलब सिंपल रेशियो, तो देखो C6H12O6, तो 1:1, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला तो CH2O है, C6H6 तो रेशियो 1:1 CH है। और यहाँ देखो C2H4O2, तो 242 मतलब 1:1, तो इसका फॉर्मूला CH2O है। यहाँ कुछ हम नहीं कर पाएंगे, देखो 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन तो 1 है ना, तो इसका फॉर्मूला वही रहेगा जो ये है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, इसका सिंपल रेशियो नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन 1 है, 1 के बाद डिवाइड कैसे करोगे, है ना, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन containing 0.5 mole of glucose in 2 liter is diluted by adding 18 liter of water. Final mole of solute, ठीक है। पहले आप मोलैरिटी निकालो क्योंकि फाइनल मोल फाइनल वॉल्यूम में आएंगे, है ना। तो देखो पहले मोलैरिटी कितनी है, तो मोल पर लीटर, बिफोर आफ्टर वाला क्वेश्चन है, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो पहले हमारे मिली मोल चल रहे M1V1 या हमारे चल रहे M2V2, मिली नहीं भी मानो, वॉल्यूम लीटर में तो लीटर रहेंगे। अब पहले मोलैरिटी है, देखो मोल पर लीटर होता है मोलैरिटी, तो पहले मोलैरिटी मोल 0.5 वॉल्यूम 2, है ना, और अगेन वॉल्यूम 2, बाद में मोलैरिटी मुझे फाइंड करनी है और आपने डाइल्यूट कर दिया कितना, बाय एडिंग 18 लीटर वाटर, तो 2 लीटर तो पहले से ही था और बाद में आपने 18 लीटर वाटर और मिला दिया, तो नई मोलैरिटी कितनी आ गई 20, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर हो गया। अब आप चेक कर लो, तो कितना आया 0.5 डिवाइडेड बाय 20, यानी ये मुझे लग रहा है 1/40 है ना, 1/40,
यानी 0.025। कहीं कुछ गलत क्यों हो रहा है, वापस चेक करते हैं। देखो पहले मोलारिटी है हमारी, पहले मोल्स कितने 0.5, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, ठीक है। तो M1V1 में मोल्स तो हो गए हमारे 0.5, वॉल्यूम हमारा हो गया 2 लीटर, है ना। और अगेन M1V1 तो वॉल्यूम 2 लीटर। आफ्टर की बात कर लेते हैं, तो आफ्टर मोलारिटी हमें फाइंड करनी है ना। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते एक बार। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या है आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 2 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है भाई। पहले तो वॉल्यूम हमारे पास था 2 लीटर, इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 18 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। पहले 2 लीटर था, अब हमने इसको डाइल्यूट करके 18 लीटर डाइल्यूटेड बाय एडिंग 18 लीटर ऑफ वाटर, फाइनल मोल ऑफ सल्यूट, ठीक है भाई। फाइनल मोल ऑफ सल्यूट हमें इसके पहुंचाने हैं, तो 0.5 इंटू 2/2, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ बच्चों, क्वेश्चन चलो बिफोर आफ्टर लगाएं। तो पहले मोलारिटी हो गया आपका, देखो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, M1V1 बराबर M2V2, ठीक है। तो पहले मोलारिटी हो गई मोल 0.5 और वॉल्यूम 2 लीटर, और वॉल्यूम आपका 2 लीटर। नई मोलारिटी मुझे पता नहीं, नया वॉल्यूम तो 2 लीटर तो ये है, 18 लीटर पानी और मिला दिया तो बाद का वॉल्यूम हो गया 20 लीटर। तो यहाँ पे मेरे पास M2 कितना आ गया, तो मेरे पास M2 आ गया 0.5/20, सही है। लेकिन आंसर M2, अब इसको ढूंढ रहे हैं, आंसर M2 नहीं पूछा है, आंसर क्या पूछा है, मोल पूछा है। तुमने मोलारिटी निकाली, तो भाई मोलारिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं। तो मोलारिटी तुम्हारी है 0.5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नया वॉल्यूम फाइनल, तब तुम पानी मिला चुके हो तो फाइनल वॉल्यूम तो 20 लीटर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू मोल। तो आंसर तुम्हारा 0.5। हम इसी को सॉल्व करके इसी को आंसर में ढूंढ रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था मिल क्यों नहीं रहा, क्लियर। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट 2 ग्राम सॉल्यूट को 18 ग्राम वाटर में मिलाया और मास परसेंट बता दो। तो बच्चे मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, W/W परसेंट, सॉल्यूट मास 2 है ना, अपॉन सोल्यूशन का मास, तो 2 और 18 मिक्स कर दो, 2 + 18 इंटू 100, तो 100/23 20 कितना हो गया 5, तो 5 2 = 10, तो मेरे हिसाब से ये 10% आएगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो फटाफट लास्ट के क्वेश्चन देखते हैं। 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल यूरिया 500 ग्राम में है, मोलैलिटी बताओ। तो भाई मोलैलिटी मोल पर केजी होता है ना। मोलैलिटी क्या होता है, 1 किलो में कितने मोल्स है, सॉल्वेंट का वेट, ठीक है। और सॉल्वेंट का वेट अगर तुम्हारे पास ग्राम्स में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम्हारे को परेशानी किस में आ रही है, मोल्स फाइंड करने में। तो मोल कौन से पे फॉर्मूला सीखा था, गिवन एंटिटी कितने नंबर है, 3.01 इंटू 10⁻22 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो गिवन एंटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कितना 1/20, तो मोल आ गए। यहाँ आ जाओ, तो मोल की जगह तो रख दो 1/20। सॉल्वेंट कितना ग्राम है, तो हम कहेंगे 500 ग्राम, ऊपर कितना लेना है 1000, ठीक है। तो 2/20 1/10, तो 1/10 तो 0.1 बन रहा है ना। तो 2/20 1/10 यानी चेक कर लेंगे एक बार, मेरे हिसाब से 0.1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1/20 था, 1/20 इंटू 1000 502, हाँ ठीक है भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एप्लीकेबल। तो भाई मास, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर रहेगा, ये हर बार लगेगा सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस को छोड़ के।
क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, कभी प्रोटॉन कंबाइन हो जाता है, कभी वो के कैप्चर हो जाता है, बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम कहेंगे मास जो है, अगर आपने आइंस्टीन वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था, E=Δ mc², है ना, तो चेंज इन मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको छोड़ के मास हमेशा कंजर्व रहेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस पे आपका ये अप्लाई नहीं है, अदरवाइज ये अप्लाई है। चल फटाफट लास्ट बढ़ते। 6.02 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 0.1 मोल नाइट्रोजन, रिमेनिंग मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 12 तुम्हारे पास एप्पल है और आधा किलो माइनस कर दो, अब वापस बचेंगे कितने वो बताओ, तो तुम कहोगे 12 एप्पल में से आधा किलो कैसे माइनस करूँ, या तो नंबर में से नंबर माइनस करूँगा या वेट में से वेट माइनस करूँगा, ये उल्टा सीधा तो चलेगा नहीं। तो हम कहेंगे आंसर लास्ट में क्या पूछा है कि कितने नंबर है, तो फिर जो वेट है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, या फिर वो कह रहा है कितना वेट होगा, तो फिर जो नंबर है उसको वेट में कन्वर्ट कर दो। तो कुछ ऐसा सेम यही है, ये तो नंबर है, वो मोल है, आंसर मोल पूछा है। तो 6.02 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल है, इसको मोल में कन्वर्ट करो तो गिवन एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एक सेकेंड, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 23 लिखा था ना, ठीक है, ये हो गया। और इसमें से क्या माइनस करना है, तो हम कह रहे हैं भाई आर रिमूव्ड फ्रॉम 0.1, इसको माइनस किया है, इसको कितने से माइनस किया है, तो इसको 0.1 में से माइनस किया है, और आंसर है मोल बता दो। तो भाई 0.1 में से 0.01 माइनस कर दो, अब तो आंसर तो तुम बता ही दोगे। बोलो 0.1 में से 0.01 माइनस करोगे तो कितना आएगा, बोलो बोलो, 0.9 कि 0.09। तो भाई हमारी क्लास के बच्चों का कहना है 0.09। ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज़ 0.09। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया, ये तो हो जाएगा ना भाई 1.1 माइनस ये। अब यहाँ करो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया, यूरिया में कार्बन का परसेंटेज, तो पहले पूरे यूरिया का मोलर मास निकालो। तो देखो नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर 14, फिर 2, आंसर याद होना चाहिए 60। ठीक है, अब कार्बन का परसेंट, तो इतने बड़े फॉर्मूले में कार्बन तो एक बार ही आया, कितना 12, तो कार्बन का परसेंट निकालो। कार्बन का वेट 12, टोटल 60 इंटू 100, तो मुझे लग रहा है 20%, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 20%। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये मैंने आकाश की जो वीकली टेस्ट सीरीज आ रही है उसमें से लिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप आराम से टेस्ट दीजिए, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, जहाँ जहाँ डाउट है तो इस वीडियो से आप सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ना, वीडियो पॉज करना और आंसर निकालना, बन जाता है तो ओके आगे बढ़ जाना, नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।